झगड़ा खत्म हो गया, हाथ भी मिल गए, समय आएगा तो दिल भी मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि इस लड़ाई का फायदा, जैसे पत्रकारों में बात होती है, एक बुद्धिजीवी वर्ग ये सोचता है कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ में झगड़ा करके कुछ समय के लिए तो बहुत कुछ खोया, लेकिन किसी बड़े पहलवान से लड़के उन्होंने जो राजनीतिक दांवपेच खेले हैं, सीखे हैं, वो बड़े काम आएंगे जीवन भर उनके। क्या आपको भी लगता है कि इससे सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से कुछ मुनाफा हुआ है, समझ बढ़ी है उनकी, और राजनीतिक कौशल में वो ज़्यादा अब आगे खुल के खेल सकते हैं वो? वैसे तो राजनीति में वादों का क्या, राजनीति में वादे पूरे किए जाते हैं क्या? बिल्कुल किए जाते हैं, निश्चित रूप से। इस वादे से मुझे याद आया कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने यादव समाज के लोगों से कहा था कि भाई मैं आपको प्रधान बनाऊंगा। हालांकि ये संभावनाएं उस समय क्या उत्पन्न होती हैं वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने जिस आदमी से आपने वादा किया था, उस आदमी को आपने टिकट भी नहीं दिया। अच्छा इंद्राज भाई, मुझे एक बीच में एक संदर्भ याद आ गया विराटनगर का ही। लोग ये चर्चाएं कर रहे थे जैसे सरकारें, जैसे अब बीजेपी पे आरोप लगा दे, कोई ईडी भेज देती है, सीबीआई आ जाती है, कोई और जांच आ जाती है। लोग ये कह रहे थे कि यहाँ जो भी इंद्राज के खिलाफ बोलता है उसके घर पे वीसीआर की रिपोर्ट पहुंच जाती है। आजकल अलवर जिले में भी आपकी चर्चाएं होती हैं, और आपके साथ में एक दो विधायकों की और भी चर्चाएं होती हैं, मंत्रियों की भी चर्चा होती हैं। लोग आजकल आपसे ज़्यादा, आपके पॉलिटिकल करियर से ज़्यादा आपके कमाए हुए पैसे की तरफ ध्यान लगा के बैठे हैं कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कई बार तो हज़ारों करोड़ में मसला पहुंच जाता है इंद्राज भाई। मुझे भी, क्योंकि मैंने देखे नहीं है 1000 करोड़। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपके पास में हो तो मुझे भी दिखा दीजिए एक बार। आप बात मैं तो कह रहा हूँ, भगवान मेरे को आप 200 करोड़ में फैसला कर लो अपने आपस में अपन। हाँ, आप मेरी सारी मेरे पास है नहीं। आप सारी संपत्ति ले जाओ 200। क्या है देखो। अच्छा इंद्राज भाई, अब सचिन पायलट कितने करीबी हो तो आपसे सारी चीजें तो शेयर करते ही होंगे वो, हालांकि बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी पत्रकार हूं तो अंदर का भाव आ ही जाता है कि वो जो मानेसर एपिसोड था वो दरअसल क्या था और क्या मांग थी, क्योंकि बाद में उनका परिदृश्य बदला, बाद में सारी चीजें हुई। फिर लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी से भी साठगांठ हुई थी और कोई हेलीकॉप्टर आ रहा था ले जाने के लिए, वो भी फिर बात नहीं बन पाई। कई तरीके के मतलब एजेंसियां काम करने लगी थी उस दौरान। दरअसल वो एपिसोड था क्या? उस दिन सदन में आप भी थे क्या जिस दिन ये छीना झपटी हुई थी? बिल्कुल मैं भी था सब। कोई पन्ना उड़ के आपके पास नहीं आएगा उसका? कोई खाली था या कुछ लिखा हुआ था? नहीं, पन्ना फटा ही नहीं था, आएगा कहाँ से? अच्छा। पन्ना फटा ही नहीं था, आएगा कहाँ से? गांव के एक लड़के को सचिन पायलट ने उठाया और राजस्थान की सबसे बड़ी संसद विधानसभा में पहुंचा दिया। नाम है इंद्राज गुजर। इंद्राज भाई, आप गांव से, जहां हम बैठे हैं पीछे गाय भैंस बंधी हुई है हमारे, इस घर से निकलकर विधानसभा में पहुंचे। इस संघर्ष को लोग सलाम करते हैं कि गरीब का बेटा विधानसभा में पहुंचा और गरीबों की बात को रखेगा। लेकिन सुर कुछ बदल गए आपके। गरीबों की आवाज बनने के लिए जिसको भेजा था वो अब अमीरों की भाषा बोलने लगा है। नहीं, मैंने तो आज तक ऐसी कोई अमीरों की भाषा नहीं बोली। अगर आपको कहीं लगता था आप मुझे बताइए कि वो बात आपने अमीरों की बोली। मैं तो हमेशा आज विधानसभा में मेरे जितने स्टेटमेंट है 5 साल के उठा के देखी, मैंने उस हर व्यक्ति की बात की है जो दबा कुचला है समाज, जो पिछड़ा हुआ है, उस हर व्यक्ति की बात को उठाने का काम किया है। और जिस तरीके से विराटनगर विधानसभा में जितने पिछड़े हुए गाँव थे, जितनी पिछड़ी हुई ढाणियाँ थी, सबके डेवलपमेंट में बराबर भागीदारी निभाई है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस तरीके से किसी का भेदभाव नहीं किया। अब बात विराटनगर विधानसभा की बात कर लेते हैं कि जब मैं आ रहा था सुबह 7-8 बजे के आसपास पहुंच गया था, चाय की थड़ियों पे बात करता हुआ आ रहा था। वैसे तो राजनीति में वादों का क्या, राजनीति में वादे पूरे किए जाते हैं क्या? बिल्कुल किए जाते हैं, निश्चित रूप से। इस वादे से मुझे याद आया कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने यादव समाज के लोगों से कहा था कि भाई मैं आपको प्रधान बनाऊंगा। हालांकि ये संभावनाएं उस समय क्या उत्पन्न होती हैं वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने जिस आदमी से आपने वादा किया था उस आदमी को आपने टिकट भी नहीं दिया। देखिए, ऐसा किसी पर्टिकुलर किसी समाज से ऐसा कोई वादा नहीं किया जाता। निश्चित रूप से राजनीतिक समीकरण का खेल है और हमारे हाथ में होता है सिंबल देना। चुनाव जिताना हराना सब पब्लिक का खेल है। मैंने सिंबल दिया, सिंबल देने के बाद एक वोट से प्रधान हार गया, उसमें मेरी क्या गलती है? तो समीकरण का खेल है। वोट में तो बड़े बड़े लोग हार जाते हैं भाई। विधायक के हाथ में सिर्फ सिंबल देना ही तो होता है। सिंबल मैंने दिया है, प्रधान का सिंबल भी दिया, पंचायत समिति मेंबर्स के भी सिंबल दिए। अब उसमें नहीं जीत पाए तो उसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, आपके सबसे अजीज आदमी थे और
यादव समाज के बड़े आदमी बताए जाते हैं, जैसा मुझे पता लगा। उनको आपने टिकट नहीं दिया कांग्रेस का। नहीं, टिकट यादव, वो दूसरा भी तो यादव ही था जिसको दिया था, वो दूसरी कास्ट का थोड़ी था। या तो अपन पहले ये तय करें कि वो यादव नहीं है। बात आप करो यादव समाज से कमिटमेंट किया था, बिल्कुल। तो टिकट यादव समाज को तो दिया ना। और राजनीति में कई समीकरण होते हैं, कई बार देने वाले को नहीं दिया जाता और नहीं देने वाले को दिया जाता है। दिया तो यादव को है ना। उसके 10, मेरे पास 10 वोट थे, उसको 11 वोट मिले। यादव ने खुद ने लड़ के अपनी 3 पंचायत समिति की सीटें खत्म कर ली, खुद ही हार गए चुनाव लड़ के। तो जब खुद पंचायत समिति मेंबर चुनाव हार गए तो आप प्रधान कैसे बनाओगे? इंद्रराज भाई, लोग आपके काम की तारीफ कर रहे हैं कि काम बहुत हुए हैं अब की बार विराटनगर विधानसभा में। किसी से बात कर लो, आपका विरोधी भी कहेगा काम तो हुए हैं, हालांकि नुक्स निकालने पड़ते हैं राजनीति में, खुल के आपकी तारीफ भी नहीं कर पाते। लेकिन इस विकास के काम के साथ में कुछ विवाद भी आपके साथ जुड़े हैं। आपके 2 भाई हैं, एक सगा भाई, एक चाचा का लड़का। 2 नगर पालिकाएं हैं विराटनगर में। दोनों नगर पालिकाओं में जो ठेके का काम है, आपके दोनों भाई देखते हैं। नहीं, मेरे परिवार का व्यक्ति कोई किसी प्रकार के ठेके नहीं लेता, ये ध्यान रखो। एक तो अगर कोई भी फर्म मेरे परिवार की आपको वहाँ लगती हो तो आप मुझे बताइए निश्चित रूप से। नेताजी फर्में अपने नाम से कहाँ करवाते हैं? तो भाई साहब, फिर तो कोई दुनिया में ठेके कोई लेगा ही नहीं। कोई भी लेगा उस पर आरोप हमारे ऊपर ही लगा दो सब कि हमने ले रखे हैं। इसका क्या इलाज है धरती पे? आपके पास इलाज है? कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का टेंडर कोई ना कोई तो लेगा ना वहाँ, तो लेगा, उसी को हमारा नाम ले दो सीधो कि एमएलए साहब ने ले लिया या उसके परिवार ने ले लिया। और आज की राजनीतिक दौर में अकेला व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। आज मैं जयपुर चला गया, पीछे से किसी के शादी में जाना है, किसी की बैठक में जाना है, तो परिवार का कोई व्यक्ति तो जाएगा ना। और ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसमें अकेला आदमी संघर्ष कर रहा है? कोई भाई को साथ रखता है, कोई चाचा को साथ रखता है, कोई ताऊ को रखता है, कोई पिताजी को रखता है, कोई ना कोई व्यक्ति तो होता है, किसी की पत्नी घूम रही है। क्योंकि आज जिस तरीके से राजनीति के साथ साथ सामाजिक दायित्व जो राजनीतिक व्यक्ति को मिले हैं, उसको निभाने के लिए अकेला आदमी सफिशिएंट नहीं है। मुझे जनता के काम कराने के लिए महीने में 5 से 10 दिन जयपुर भी जाना पड़ता है। अब मैं 5 से 10 दिन जिस समय जयपुर जाऊंगा, उस समय यहाँ किसी के शादी है, किसी के बैठक है, किसी के मेला है, कोई भंडारा है, कोई स्वामणी है, उसमें कौन जाएगा? तो स्वाभाविक रूप से मेरा भाई उसमें जाता है। लोग उस चीज़ को मान भी लेते हैं कि भाई विधायक महोदय जब जयपुर गए हैं तो परिवार का कोई व्यक्ति आ गया। अब उस बात को जोड़ के हम हर तरीके से जोड़ने लग जाए तो ये तो आरोप प्रत्यारोप है, कोई भी लगा सकता है। साबित करके बताओ, मैं मानने को तैयार हूँ। इंद्रराज भाई, मैं अभी 2-3 दिन पहले आपके यहाँ से प्रधान के ससुर जी हैं, उनसे मिलके गया था। वो बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी विधायक कोटे से आप काम सैंक्शन करते हैं, उसका 20% हिस्सा आप लेते हैं। देखिए, जगन चौधरी जी जो पावटा पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि हैं, वो ऐसी बात बोल नहीं सकते। मुझे लगता है कोई आपको बहरूपिया मिला होगा। जगन जी तो बहुत अच्छे आदमी, ऐसे झूठ बोलते नहीं कभी। बहुत खानदानी आदमी है, खानदानी आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। हमारे बड़े भाई की तरह उनसे संबंध है। तो मुझे लगता है आपको जगन चौधरी नहीं मिले होंगे, कोई ना कोई बहरूपिया मिला होगा उस रूप में आपको। और फिर भी मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर कोई बहरूपिया भी मिला है, अगर एक भी आदमी इस विराटनगर विधानसभा का, एक ठेकेदार, एक सरपंच, एक जनप्रतिनिधि खड़ा होकर ये कह दे, आपको भी कह दे कि मैंने विधायक महोदय को विधायक कोटे के पैसे लेने के लिए कमीशन दिया है, तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। कल से राजनीति नहीं करूंगा, आपके सामने करूँ, इस्तीफा दे दूंगा मेले के पास। इंद्रराज भाई, एक रूमर और फैली हुई है कि मैंने शुरुआत की थी कि किसान का बेटा आवाज उठाएगा। एक ही तहसील से 100 थानेदार बने हैं। पहली बात तो बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये गांव से भी बन जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो लोग बने हैं विधानसभा में, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं और अहम हिस्सा हैं, आप इस बात से नकार नहीं सकते कि आप अहम हिस्सा नहीं हैं। 100 बन गए, लोगों ने आरोप भी लगाए, लेकिन जांच नहीं करवा पाए किसान का बेटा। कितने किसान के बेटे जयपुर में जाके तैयारी करते हैं, कहीं बाहर जाके तैयारी करते हैं, उनका हक मारा गया। किसान के बेटे को आवाज़ उठानी चाहिए थी। आप देखिए, शायद आपको ध्यान होगा, आप इस बात को भूल रहे हैं कि इन किसान के बेटों की आवाज़ को उठाने के लिए हमने 100 किलोमीटर पैदल यात्रा की राजस्थान, अपनी सरकार के खिलाफ। आरपीएससी को भंग करने की मांग, नौजवानों को मुआवजा देने की मांग, और इसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की जो मांग हमने सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में की। 100 किलोमीटर तक 44 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग पैदल चले, जयपुर में बड़ी जनसभा भी की है, और उसका परिणाम भी आपके सामने आया कि इस बार जब विधानसभा चली तो उसमें
10 साल तक की सजा का प्रावधान नकलचियों के खिलाफ किया गया है। आरपीएससी में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कमेटी बनी है और निश्चित रूप से जल्दी इसके परिणाम आप लोगों के सामने हैं। नहीं, उन वादों से मुझे फिर से याद आ जाता है एक वादा कि जो 3 वादे सचिन पायलट की जो 3 मांगे थी, कहने को आप कह सकते हैं लेकिन धरातल पे नज़र नहीं आती। धरातल पे तब नज़र आती जब सचिन पायलट ने कहा था कि मुआवजा मिलेगा बच्चों को। आपने कानून बना दिया, कानून तो पहले से भी कई हैं। वो मुआवजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए 3 में से 2 कमिटमेंट हमारी पार्टी ने अभी पूरे किए, एक नहीं किया। आप बताइए। आरपीएससी आमूलचूल परिवर्तन के लिए कमेटी बनी है। आरपीएससी चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, उसमें एक समय लगता है उस प्रक्रिया में। उसके अलावा जो नकल माफिया है, नकल के गिरोह हैं, उनके खिलाफ विधानसभा में विधेयक लेके आए हैं, विधेयक पारित हुआ है, कानून बना है। सरकार का काम कानून बनाना और उसके बाद जो पकड़े जाते हैं उनका सजा देने का काम कोर्ट का है। तो सरकार ने अपना काम किया है ना, कि उनके खिलाफ इतने सख्त कानून राजस्थान में पहली बार बना। अच्छा इंद्राज भाई, मुझे एक बीच में एक संदर्भ याद आ गया विराटनगर का ही। लोग ये चर्चाएं कर रहे थे जैसे सरकारें, जैसे अब बीजेपी पे आरोप लगा दे, कोई ईडी भेज देती है, सीबीआई आ जाती है, कोई और जांच आ जाती है। लोग ये कह रहे थे कि यहाँ जो भी इंद्राज के खिलाफ बोलता है उसके घर पे वीसीआर की रिपोर्ट पहुंच जाती है। मैं राजस्थान का पहला विधायक था जिसने सभी अधिकारियों की पहली मीटिंग जब मैंने बुलाई विराटनगर में, और मीटिंग बुला के पहली बार उनको निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति किसान का वीसीआर भरने नहीं जाएगा। मैंने पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को आज तक ये नहीं कहा कि इस जाति के भर देना, इस पार्टी के भर देना, इस व्यक्ति के भर देना। अब क्या विपक्षियों के पास और कोई काम तो बचा नहीं है, क्योंकि मेरे विरोधियों के पास विकास के नाम पे बोलने के लिए कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार के नाम पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये कॉमन आरोप लगाते हैं। या तो कोई व्यक्ति सामने लाओ जो ये कह दे भाई विधायक महोदय के खिलाफ मैं उस दिन बोला और उन्होंने मेरे खिलाफ वीसीआर भरने का काम किया। देखो, आरोप लगाना बहुत आसान काम है राजनीति में, कोई किसी पे भी लगा सकता है, मैं भी लगा दूंगा किसी के ऊपर। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, आपको किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने आज तक ये कहा कि मेरे घर पे विधायक महोदय ने वीसीआर भरने के लिए भेजा, कि मैंने उनके खिलाफ बोला और खिलाफ बोला तो उन्होंने मेरे खिलाफ वीसीआर भरने के लिए भेजा? और पहला विधायक मैं आज कर रहा हूँ आपको राजस्थान में जिसने ये तय किया चुनाव जीतते ही, पूछ लेना आप जितने, कि मेरी विधानसभा का रहने वाला कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो विराटनगर विधानसभा का रहने वाला जो यहाँ नौकरी कर रहा है, वो कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो निर्दलीय का है, चाहे किसी जाति का है, चाहे किसी पार्टी का है। मैंने एक भी व्यक्ति को, आपको पता है वरना होता क्या है, सरकार बनते सबसे पहले सामने वालों की लिस्ट बनाते हैं कि इसको वहाँ भेज दो, इसको वहाँ भेज दो। मैंने कहा विराटनगर का रहने वाला व्यक्ति विराटनगर में रहेगा, जिसने वोट दिया वो भी ठीक है, जिसने नहीं दिया वो भी ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल में विराटनगर विधानसभा का एक भी व्यक्ति बाहर नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है। और जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े उनके परिवारजनों को ट्रांसफ़र करा के लाया हूँ मैं, और वो यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर मेरे को हटाना, सबसे पहले उनका इलाज करता मैं। फूलचंद बिंडा जी जो मेरे खिलाफ बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े, उनका दामाद डॉक्टर है मेरे पास 5 साल से, उनके टाइम लगा था, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। कुलदीप धनखड़ जी के रिश्तेदार भी मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जगन चौधरी जी के रिश्तेदार भी मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जो मेरे खिलाफ बातें करते हैं, इनको कभी पूछो कि भाई तुम बताओ तुम्हारे किस रिश्तेदार को प्रताड़ित किया विधायक महोदय ने? जगन चौधरी जी रोज जमीनों का काम करते हैं, मैंने कभी डिस्टर्ब किया क्या? पूछो उनको कि आप रोज जमीनों का काम करते हैं, आप कन्वर्ट भी कराते हैं, आप सब चीज़ें करते हैं, कभी विधायक महोदय ने आपको डिस्टर्ब किया क्या? आरोप लगाना बहुत आसान काम है, पॉलिटिक्स में कोई किसी पे भी लगा दे। तथ्यों के साथ आरोप लगाओ, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैंने आपको चैलेंज के साथ कहा है, आप पूछना बीजेपी वालों से, एक भी व्यक्ति ये कह दे एक विधायक ने विधायक कोष से, मेरे विधायकों से कल स्टेटमेंट निकलवा के लाया हूँ, 20 करोड़ का विधायक कोष बना है 5 साल में, जिसमें मैंने 15 करोड़ की सैंक्शन जारी कर दी। 15 करोड़ में 15 पैसे का कोई आरोप लगा दे तो आप विथ कैमरा कह रहा हूँ मैं आपके सामने, राजनीति करना छोड़ दूंगा कल के बाद। चैलेंज ऐसा है, राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान है, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ राजनीति। और कोई व्यक्ति, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 400 से 500 करोड़ की सड़कों के काम चल रहे हैं। अब मेरे पीछे से जिनके काम पूरे हो सकता है जिनके काम चालू है वो ठेकेदार मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, उनको लगता है यार हमारे रोज काम पड़ेंगे। जिनके काम पूरे हो गए वो ठेकेदार भी कभी आपको ये कह दे कि विधायक महोदय ने बुला के हमसे कभी 5 पैसे लिए हैं, तो मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। आरोप लगाना बहुत आसान है। 14%, 15%, किसको कहते हैं 14%? मैं कह दूँ जगन चौधरी पंचायत समिति में 14% लेता है, क्या तथ्य है उस बात का? क्या तथ्य है? मैं तो अब आपके विरोधी इस बात के बाद में आरोप लगाएं तो कम से कम तथ्य लेके आएं, आपका कहना है। बिल्कुल तथ्य लाएं। मैं तो कह रहा हूँ एक व्यक्ति तो कोई खड़ा, अब तो चुनाव के 2 महीने रह गए, हमारे हाथ में बहुत ज्यादा सत्ता नहीं बची है।
2 महीने चुनाव के आचार संहिता लगने में बचे हैं, लोग डरना भी बंद हो गए होंगे भाई जो वो कहते हैं। अब तो कोई आदमी कहते हैं कि भाई मैं उस समय विधायक महोदय से एमएलए कोटा लेके आया, सरपंचों को देते हैं हम कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति या पंचायत को बनाते हैं। ग्राम पंचायत के बीजेपी के भी सरपंच हैं, औरों के भी सरपंच हैं, कोई एक व्यक्ति तो आके ये कह दे कि इंद्राज भाई अब एक सवाल और कर लेते हैं कि जमीन से मुझे याद आया कि विराटनगर जहां अपन बैठे हैं, शाहपुरा के जो लोग हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, पावटा के लोग तो चाह रहे थे कि कोटपुतली और बहरोड में हमें मिला दिया जाए। एक इलाका परली तरफ का पड़ता है, मैड की तरफ का, और विराटनगर की तरफ का, वो हिस्सा नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि हमें जयपुर में रखा जाए। 72 दिन तक धरना भी चला। फिर लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया कि इंद्राज की वहां पे जमीन है, कि उनको पता था क्योंकि सरकार का हिस्सा है तो उनको पता था कि जिला तो यहीं आएगा। आपने वहां जमीनें खरीदी और आपके साथ में और भी जो विधायक हैं उनका भी कोई जमीन का हिस्सा है। इस पे क्या कहेंगे विरोधियों को? पहली बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी प्रकार से विराटनगर में कोई विरोध नहीं था इस बात का कि हम जिले में नहीं जाएंगे। इन सब लोगों ने ताकत लगा दी। लास्ट के धरने में इनसे 50 आदमी जुटा, पहले इन्होंने क्या दिन से 200 आदमी जुड़े। 72 दिन के धरने में इन पे 10 से 11 आदमी के साथ नहीं बैठा। तो किस कह रहे, कहाँ कह रहे हैं विरोध है? जब विरोध होता है तब 10-10, 20-20 हज़ार लोग सड़कों पे आते हैं, तब उसको हम विरोध कहते हैं। 5 आदमी धरने बैठते उसको विरोध कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि वो पंचायतें विरोध करें, तो आए कहाँ? 22 सरपंचों ने लिख के दिया हम लोगों को, मेरे को लिख के दिया है कि हम कोटपुतली के साथ रहना चाहते हैं। छोटा जिला है, प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत होगा, पॉलिटिकल दृष्टि से मजबूत होगा। आज विराट, अब इनको यही नहीं पता। मैं कई बार मुझे हंसी आती है इन लोगों की कि जगन जी जैसा समझदार आदमी तो ऐसी बात नहीं कर सकता। उनके कोई शक्ल में दूसरा व्यक्ति आपको मिला होगा मुझे लगता है, जो कह रहे हैं विराटनगर की दूरी 114 किलोमीटर है क्या 114? आप बता दो। चलो, आपने सुना है ना, कैमरे के सामने कहा है उन्होंने। मैं कह रहा हूँ आप बता दो, है क्या? मत ये बता दो आप। तो मुझे नहीं पता, मुझे भौगोलिक स्थिति का नहीं पता यहाँ का। विराटनगर से हमने एक नया रोड दिया कोटपुतली के लिए, जिसकी दूरी है 33 किलोमीटर। सुनना बात, भालोजी मोड़, और भालोजी मोड़ से कोटपुतली की दूरी है 10 किलोमीटर। कितना हुआ? 33 10 43। 43 में 114 में कितना फर्क है? जमीन और आसमान का। और जयपुर वहाँ से पड़ता है 85 किलोमीटर। तो 43 किलोमीटर नज़दीक है, 85 किलोमीटर नज़दीक है। आप बताइए मुझे। 43 ठीक है, नहीं है तो नपवा लो, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। भाई ये कुछ झूठते तो कोई इसमें घटा बढ़ा तो मैं नहीं सकता ना, बिल्कुल जमीन को थोड़ी बढ़ा दूंगा। विराटनगर से कोटपुतली की दूरी नपवा लो। अगर 114 किलोमीटर है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, और अगर 43 या 45 किलोमीटर है तो फिर जगन चौधरी जी कल के बाद राजनीति नहीं करें, उनको कह दो। तथ्यों के साथ बात करें। देखो क्या है, कैमरे के सामने जमीनों का आरोप और लगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, अगर जमीनें ली होंगी तो उनकी रजिस्ट्री भी हुई होगी, क्या कि बिना रजिस्ट्री हुई है? निकाल लो रजिस्ट्री, मेरी हो, मेरे परिवार की हो, मेरे दोस्तों की हो, मेरे रिश्तेदारों की हो। आदमी किसके नाम कराता है जमीन लेता है? या तो अपने परिवार के कराता है, परिवार के नहीं कराता अपने रिश्तेदारों को कराता है, रिश्तेदारों को नहीं कराता अपने दोस्तों के कराता है। मेरे नज़दीकी दोस्तों को सब जानते हैं। अगर किसी की भी 1 बीघा भी हो, सैकड़ों बीघा तो छोड़ो, 1 बीघा जमीन भी हो तो तथ्य लाओ ना भाई। कौन मना कर रहा है? झूठ बोलना कैमरे के सामने यार। मैं राजनीति, मैं आपके सामने इतने लोगों से मिला, मैंने किसी को झूठ नहीं बोला। होने लायक काम, हाँ, नहीं होने लायक ना। मतलब कैमरे के सामने आप इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हो कि विधायक ने ज़मीनें खरीद ली। अरे भाई जमीन हो तो लाओ, तो रजिस्ट्री हुई होगी, ऑन रिकॉर्ड है आजकल सब चीज़ें, तो छुपती नहीं है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है। ऑनलाइन ही आप RTA लगा के निकाल लो कि भाई मेरी हो, मेरे परिवार की हो, मेरे रिश्तेदार की हो, मेरे दोस्तों की हो, किसकी तो बताओ यार। अगर 1 बीघा भी हो तो सामने लाओ, मैं सरेंडर कर दूंगा दूसरे दिन उस ज़मीन को ही, उसको सरकार के नाम ही डोनेट कर दूंगा। और बोलो आप। अच्छा, आजकल अलवर जिले में भी आपकी चर्चाएं होती हैं, और आपके साथ में 1-2 विधायकों की और भी चर्चाएं होती हैं, मंत्रियों की भी चर्चा होती हैं। लोग आजकल आपसे ज़्यादा, आपके पॉलिटिकल कैरियर से ज़्यादा आपके कमाए हुए पैसे की तरफ ध्यान लगा के बैठे हैं कि 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कई बार तो हज़ारों करोड़ में मसला पहुंच जाता है इंद्राज भाई। मुझे भी, क्योंकि मैंने देखे नहीं है 1000 करोड़। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपके पास में हो तो मुझे भी दिखा दीजिए एक बार। आप मुझे बताओ, 500 करोड़ का आरोप जिस आदमी ने लगाया, वो व्यक्ति क्या है? बेचारा भोला व्यक्ति है। देखो मैं बताऊँ, आप उनके बारे में ज़्यादा, मैं जानता हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध हैं, और वो व्यक्ति तो बोल ही नहीं सकते, या तो किसी ने किसी नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आम आदमी की बात कर रहा हूं। क्योंकि मेरे सामने ऐसे दिन में 10 लोग टकरा जाते हैं, बातचीत होती है, बात आके पैसे पटक जाती है। आप यकीन मानना कि विधायकों के बारे में यही है कि
अब की बार 100 करोड़ कमा लिए, 200 कमा लिए, फला विधायक ने इतने कमा लिए। आपके बारे में तो 1000 करोड़ पे बात उड़ी हुई है। चलो अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ भगवान मेरे को आप 200 करोड़ में फैसला कर लो अपने आपस में अपन। हाँ। आप मेरी सारी मेरे पास है नहीं। आप सारी संपत्ति ले जाओ 200। क्या है, देखो राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान है। और लोगों को क्या लगता है, मैंने एक परसेप्शन बन गया पब्लिक का, उसमें मेरा भी दोष नहीं, आपका भी नहीं, पब्लिक का भी नहीं है। एक राजस्थान में नहीं, देश की राजनीति में एक परसेप्शन बन गया कि एमएलए जिस दिन बनता है उसके दूसरे दिन एमएलए के घर में एक कोई पैसे का वो सांचा फिट हो जाता है जिसमें रोज पैसा बरसता है रात को। मेरे तो बरसा नहीं आज तक। भाई 500 करोड़ किसको कहते हैं यार, 60 महीने होते हैं। कितने कमाए फिर यही बता वही दीजिए। तो बता रहा हूँ ना आपको, सुन तो लो। 60 महीने होते हैं, 12 महीने उसमें 5 साल में 5 साल में 10 करोड़ रुपए महीने का हो गया आपके हिसाब से, कहाँ से बरसेगा भाई? आप बताओ तो सही यार। या तो देखो कहना बहुत आसान है, मैं किसके लिए उसने 1000 रुपये करोड़ रुपये, मुझे तो ये बता दो भाई एमएलए ने उस आदमी से पैसा लिया, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैं विथ चैलेंज कहता हूँ विराटनगर में खड़े होकर भाषण देता हूँ, एक आदमी विराटनगर विधानसभा का या बाहर का या आके ये कह दे कि एमएलए ने हमसे इतने पैसे लिए, तो मैं सुनने को तैयार हो तो सही कोई व्यक्ति। मैंने 500 से 600 लोगों को ट्रांसफर कराए, एक आदमी कहते हैं ना, सिंगल आदमी मेरे लिए कोई आदमी कि मैंने किसी की चाय भी पी हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं सही चीज़, और झूठ नहीं बोलता। वो लोग तो या तो साबित करें इस बात को या माफ़ी मांगे जनता से, या तो वो साबित करें इस बात को या जनता से माफ़ी मांगे। मैं चैलेंज से 15 करोड़ का तो अशोक गहलोत भी कह रहे थे कि वो कोई साठ-गांठ हुई थी, किसी रैली में कहा था। वो आंकड़ा कम बत्ती हो सकता है, 15 उन्होंने कहा है। देखो मेरी बात सुनिए, आपने शुरू में मुझे एक बात कही, इस कैमरे के सामने आपने कही है कि सचिन पायलट ने एक गरीब परिवार के व्यक्ति को टिकट दे करके राजस्थान विधानसभा में भेजा, और मैं कैमरे के सामने अभी भी कह रहा हूँ, मेरे ऊपर उस आदमी का इतना बड़ा कर्ज है जिसको मैं जीवन में उतार नहीं सकता। सचिन पायलट मुझे कहेगा कुएं में कूदना तो मैं कुएं में कूद जाऊंगा, मानेसर जाना तो बहुत छोटी बात। मैं सचिन पायलट के लिए गया हूँ, पैसे में इंदिराज गुजर को 1000 करोड़ में नहीं खरीद सकता कोई आदमी, 1000 करोड़ रुपए दे तो भी मुझे कोई नहीं खरीद सकता। मैं सचिन पायलट साहब के लिए वहाँ गया था, सचिन पायलट साहब जहाँ भी कहेंगे आज भी जाऊँगा। अब कह रहा हूँ कैमरे के सामने आपको, मेरे नेता सचिन पायलट राहुल गांधी हैं। सचिन पायलट साहब की बात को रखने के लिए, उनके मान और सम्मान की लड़ाई के लिए पहले भी उनके साथ खड़ा था, आज भी उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे राजनीति में नफा हो चाहे नुकसान हो। ये सब समय की परिस्थितियाँ, मैं इस घर से निकला हुआ हूँ, आपने सब परिस्थितियाँ देखी हैं, खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, मुझे परमपिता परमेश्वर ने दिया है। अच्छा इंदिराज भाई, अब एक बात बताओ, सचिन पायलट को जो लोग अपेक्षाएं कर रहे थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, नहीं बनाया, सोच रहे थे कि इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाएंगे, वो भी नहीं बनाया। चलिए छोड़िए इस बात को भी, लेकिन सचिन पायलट खुश बहुत हैं, और उससे उनके जो विरोधी हैं पार्टी में और पार्टी के बाहर, वो लोग परेशान हैं। सचिन पायलट को ऐसा मिला क्या, ये तो बता दीजिए। देखो सचिन पायलट साहब देश के बड़े पॉपुलर लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी में उनका अपना बड़ा स्थान है, और इस समय परिस्थितियों का कई बार खेल होता है कि कई बार आदमी जो चाहता है वो नहीं मिल पाता है, पार्टी भी जो देना चाहती है कई बार परिस्थितियों बस नहीं दे पाती है, लेकिन वो हमेशा पार्टी के सच्चे वफादार सिपाही हैं, और उन्होंने हमेशा ये कहा है भाई राहुल गांधी जी, खड़गे जी जो भी मेरे लिए फैसला करेंगे मेरे लिए मान्य। उनकी लड़ाई अपने लोगों की लड़ाई थी, कार्यकर्ताओं की लड़ाई थी, किसान के हित की लड़ाई थी, नौजवानों के हित की लड़ाई थी। उस लड़ाई को पहले भी लड़ते थे, आज भी बोलते हैं, तो उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता। सचिन पायलट आज एक एमएलए हैं, लेकिन फिर भी देश की राजनीति में उनका अपना कद है। एक एमएलए हैं लेकिन 10-20 तो बना ही सकते हैं, इतनी कुव्वत तो है उनमें। मैं वही कह रहा हूँ कि उनका देश की पॉलिटिक्स में एक अपना स्थान है। देश के जिस कोने में वो जाते हैं, हजारों लोग उनको सुनने आते हैं, हजारों लोग उनसे मिलने आते हैं, देखने आते हैं। राजस्थान के जिस कोने में निकलते हैं, जन सैलाब उनको देखने के लिए उमड़ता है। तो निश्चित रूप से बड़े लीडर हैं, और मेरे राजनीतिक जीवन में उनका एक बड़ा योगदान है। तो जो कोई कुछ भी आरोप लगाए, मैं तो आज कह रहा हूँ, सचिन पायलट साहब मुझे आज भी कहेंगे कि इंदिराज तेरे को चुनाव नहीं लड़ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और बोलो आप। अब मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि वेद सोलंकी आपके बहुत नज़दीक रहे हैं, सचिन पायलट से बेहद लगाव है उनका। अभी जो जिलों की घोषणा हुई थी, उनका उद्घाटन समारोह था, जहां उनका जिला बना है, वो चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री को धन्यवाद दें। जहां कार्यक्रम चल रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो वहां गए, उनको मुख्यमंत्री के पास जाने भी नहीं दिया गया, कार्यक्रम के दौरान भी और कार्यक्रम के बाद भी वो मिलना चाह रहे थे। क्या ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट के साथ में रहना अब उनको जो अशोक गहलोत उनको खटक रहा है, और अब चूंकि टिकटों का वितरण इस समय होगा, तो चुन चुन के अब हिसाब किताब तो नहीं लिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, टिकटों का वितरण किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी का आला कमान सीईसी होती है, स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, और वो मापदंड तय करती है, उस आधार पर टिकटें मिलती हैं। हो सकता है पर्टिकुलर उस समय क्या हुआ, मैं वहाँ मौके पे मौजूद नहीं था, उस दिन मैं कोटपुली था,
मेरी जानकारी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन टिकटों का फैसला सेंटर करता है, हमारा आला कमान करता है, वहाँ सीईसी करती है, वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो फैसला करती है। इसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है। मैं तो आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप विराटनगर में घूमे हो, अच्छी बात है कि मैंने जो कमिटमेंट जनता से 2018 में की है, या विराटनगर की जनता ने मुझसे उम्मीदें करी, 15 साल या भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उनके काम और मेरे 5 साल के काम कहते हैं लोग इस बात को, स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं इस बात को। अब क्या है, मेरे विरोधियों के पास और कोई काम बचा नहीं है, तो वो कभी तो मेरे को 500 करोड़ का आदमी बताते हैं, कभी कहते हैं साहब उससे अरे भाई कुछ देखो, बिना तथ्यों के आरोप लगाना। अब मैं कल उन पे मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊं, क्या स्थिति बनेगी उन लोगों की कि बिना तथ्यों के आप किसी आदमी पे आरोप लगा रहे हो? मैं चैलेंज के साथ ऑन कैमरा कह रहा हूँ। वो क्या, कुछ लोग तो बीजेपी में बेचारे नए नए आए हैं। जगन चौधरी जी लोकसभा चुनाव में कहाँ थे? आज वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में थे, आपके साथ थे? हाँ, हमारे साथ थे। फिर वो कह रहे थे, मैंने सुना उनका बात थे कि साहब बीजेपी को तो बीजेपी ने हराया, उस हराने में जगन चौधरी भी शामिल थे। कुलदीप धनखड़ के सबसे खास आदमी थे उस जमाने में, निर्दलीय चुनाव जब लड़े। कुलदीप धनखड़ जी ने 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो जगन जी ने तन मन और धन तीनों चीजों से रात दिन उनके लिए मेहनत की, उनको लड़ाया। तो उसके दोषी तो वो भी हैं, उस बीजेपी को हराने के दोषी खुद भी हैं जो कह रहे हैं। वो दरअसल क्या होता है, उनका अपना एक कद नहीं है, वो कद बढ़ाने के लिए हमेशा सामने वाले इंदिराज गुजर पर तलवार फेंक रहे हैं। मैं वही कर रहा हूँ, अपना कद बढ़ाने के लिए वो अनर्गल बात लगा रहे हैं ताकि लोग मुझे जाने कि भाई जगन चौधरी भी बीजेपी का नेता और टिकट मांग रहा है। मैं कह रहा हूँ डिबेट करिए, आमने सामने बिठाइए, आप, मैं तैयार हूँ चैलेंज के साथ। आपको पता है जब चुनाव का 2 महीना रह जाता है ना, तो लोग जनता से कतराने लग जाते हैं, सिटिंग एमएलए, और मैं जनता के बीच में रहता हूँ महीने में 25 दिन, क्योंकि मैंने काम किया है और मैं चैलेंज से हर गाँव में जाके कहता हूँ। अच्छा इंदिराज भाई, अब सचिन पायलट के इतने करीबी हो तो आपसे सारी चीजें तो शेयर करते ही होंगे वो, हालांकि बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी पत्रकार हूं तो अंदर का भाव आ ही जाता है कि वो जो मानेसर एपिसोड था वो दरअसल क्या था और क्या मांग थी, क्योंकि बाद में उनका परिदृश्य बदला, बाद में सारी चीजें हुई। फिर लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी से भी साठगांठ हुई थी और कोई हेलीकॉप्टर आ रहा था ले जाने के लिए, वो भी फिर बात नहीं बन पाई। कई तरीके के मतलब एजेंसियां काम करने लगी थी उस दौरान। दरअसल वो एपिसोड था क्या? देखिए, हमारी कुछ डिमांड्स थी राज्य सरकार को लेकर के, उस बात को लेकर के हम दिल्ली गए थे। हमने हमारी बात, अगर हमें बीजेपी में जाना होता हम जाते उस दिन शामिल हो जाते। अगर बीजेपी में जाना होता तो हम जिस दिन गए थे उसके दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते। हम क्यों 1 महीने तक वहाँ रहे? हम लगातार कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में रहे। एक भी बात हमने पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ नहीं बोली हमने। सचिन पायलट ने नहीं कहा कुछ भी आज तक? किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा, हमने भी नहीं कहा। हमने एक भी व्यक्ति ने राहुल जी के खिलाफ, खड़गे जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ कभी कोई बात नहीं करी। हम पायलट साहब उनसे लगातार संपर्क में थे। जैसे हमारी बातों पे बैठ के, हमारे मुद्दों पे बैठ के बातें हुई, हमारे मुद्दों का समाधान हुआ, हम वापस आ गए। हमने कभी, अगर हमें जाना होता हम 1 महीने क्यों बैठते वहाँ? अगर हमें बीजेपी में जाना होता हम 1 महीने तक क्यों बैठे थे? हम जाते दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेते। कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं ने एक बात कही कि वो बीजेपी से साठगांठ तो हो गई थी, लेकिन कुछ विधायकों को डर लग रहा था और कुछ विधायक सचिन पायलट खेमे से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजा ताक रहे थे, खिड़कियां ढूंढ रहे थे कि कूद जाएं और वापस गहलोत के पास चले जाएं। ऐसा कुछ था क्या वहाँ? आपको ध्यान होगा, जितने लोग हम वहाँ गए थे, हमें किसी ने बांध के थोड़ी ले गए थे। हमें यहाँ से ना हमारे पास सत्ता थी, पायलट साहब के पास ना पुलिस थी, ना प्रोटेक्ट, कुछ नहीं था ना। खुद की गाड़ियों से गए, बिल्कुल खुद की मर्जी से गए, आए खुद की गाड़ियों से। उसके बाद आज तक भी वही है। अब उसके बाद भी लोग है, लोगों का तो क्या, लेकिन सवाल तो पूछ ही लेते हैं। नहीं, आपकी बात से लोग क्या, देखो कोई कुछ भी कह सकता, कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कोई भी आरोप तथ्यों के बाहर नहीं लगाना चाहिए। राजनीति में संजीदगी वही होती है। मैं राजनीति में विरोधी मेरे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अनर्गल आरोप नहीं लगाता। मैंने नहीं कहा आपको कि हमारे भाई प्रधान जी 14% 15% लेकर के कमीशन दे, उसमें देते होंगे पैसा। उस पे आएंगे अपन, दोबारा से विराटनगर पे आएंगे। इससे पहले एक सवाल और है मेरा। आजकल राजेंद्र गुड़ा आपके बहुत नजदीकी है, पायलट साहब के जय जयकार कर रहे हैं। वो लाल डायरी लेके आए थे, बातचीत तो होती होगी, करीबी हैं, तो कुछ पन्ने आपको पढ़वाए थे क्या? नहीं, मेरी इस बारे में उनसे कोई चर्चा नहीं, मेरी उनसे इस बारे में कभी ना कोई चर्चा हुई। उस दिन सिर्फ सदन में हम लोग मिले थे, उसके बाद मेरी कोई बातचीत भी नहीं। अब उनका इंटरनल मैटर है क्या है आपस में, वो मुझे कोई जानकारी। तो
कुछ है या फिर खामखाई की बात है ये? देखो, इस बात की जानकारी या तो गुड्डा जी दे सकते हैं या जिनकी डायरी थी वो दे सकते हैं। मेरी तो ना तो इस बारे में कभी चर्चा हुई, ना मेरी इस बारे में कोई जानकारी। उस दिन सदन में आप भी थे क्या जिस दिन ये छीना-झपटी हुई थी? बिल्कुल, मैं भी था सदन कोई में। पन्ना उड़ के आपके पास नहीं आएगा उसका? कोई खाली था या कुछ लिखा हुआ था? नहीं, पन्ना फटा ही नहीं तो आएगा कहाँ से? अच्छा। पन्ना फटा ही नहीं तो आएगा कहाँ से? तो इंद्राज भाई, आप एक बात बताइए कि आपने इतने काम किए हैं और लोग आप पे आरोप भी लगा रहे हैं। विरोधियों से आपने कह भी दिया कि भाई आप तथ्यों के साथ में आओ और मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ जो जल जीवन मिशन का कोई योजना कोई चली हुई है और उसका टेंडर आपने अपने किसी करीबी आदमी को दिलवाया है। 70% शेयर उसका है, 30% आपका है, अघोषित रूप से। फिर मैं कह देता हूँ कि नेता अपने नाम से कहाँ कुछ ऐसी चीजें करवाते हैं जिससे वो पकड़े जाएं। राजनीति में कौन से कानून में लिखा है कि नेताओं के नज़दीकी आदमी व्यापार नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे कौन वो से तो। कानून में लिखा है? मेरा कोई दोस्त है, अगर कोई वो व्यापार कर रहा है तो उसे कौन से कानून में लिखा है? वो नेता का परिवार का व्यक्ति होना, नेता का यार दोस्त होना, नेता का रिश्तेदार होना, उस पर पाबंदी लग जाती है कि वो व्यापार नहीं करेगा। ये लोग नहीं कर रहे बीजेपी वाले व्यापार, सब करते हैं फिर ये क्यों कर रहे हैं? आजकल तो राजनीति ये व्यापार क्यों ही है। ये क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये ज़मीनों का काम क्यों करते हैं? ये ठेकेदारी क्यों करते हैं? पहले बात तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर है भी तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कौन से कानून में लिखा है कि नेता का रिश्तेदार काम नहीं कर सकता, नेता का परिवार वाला काम नहीं कर सकता? नेताओं के परिवार नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है क्या? उनको पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए क्या? उनके घर के खर्चे नहीं चाहिए क्या? वो कैसे चलेंगे? व्यापार नहीं करेगा तो? चोरी तो नहीं कर रहे ना? चोरी नहीं करी, किसी से बेईमानी नहीं करी, किसी से पैसा नहीं लिया, मतलब नेता व्यापार भी मत करो, नेता चोरियां भी मत करो, तो नेता भूखा मरे बैठ के क्या करेगा? उसके परिवार कैसे चलेंगे? आप बताओ। मतलब नेता नेता तो मत करो, उसके रिश्तेदार भी मत करो, उसके मिलने वाले कैसे रुक जाएंगे? वो तो करें, वो मतलब मेरे वजह से वो व्यापार नहीं करेंगे कि हम उनके नज़दीक इसलिए व्यापार धंधा नहीं करेंगे, उसमें कौन सी चोरी हाँ, का? तो फिर नेता तो अकेले हो जाएंगे। फिर कैसे कोई? अच्छा इंद्राज भाई, मैं अब बच्चों की बात करता हूँ। एक बहुत संजीदा सवाल है मेरा और मैं उसके उत्तर की अपेक्षा सिर्फ आपसे कर सकता हूँ। आपको लगता नहीं कि आप जिस पद पे बैठे हो वहां पे, जिस इलाके से, जिस बैकग्राउंड से आप गए हो, आपको पता होगा कि पढ़ाई का क्या महत्व है? जिस लॉबी में आजकल आप बैठते हो उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं ये भी आपको पता होगा। आपके दिल और दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ कोई, जिस विधानसभा से मैं विधायक बना हूँ, सरकार पैसा दे कि ना दे, लोग भी आगे आ जाते हैं उस समय आपके पास में। एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा कॉलेज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी है, जिनका जिनका वर्ल्ड के मैप पे अपना अलग हिस्सा है। आपको लगता नहीं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे छोटे भाइयों के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा कॉलेज खोला जाता? या अब की बार नहीं खोल पाए, अगली बार कोई ऐसी तमन्ना हो आपकी, लेकिन उसका जो स्वरूप हो, पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना हो कि हमारा यहाँ का पढ़ा हुआ लड़का विदेशों में जाके डंका बजाए और कहे कि मैं इंद्राज गुर्जर के विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं खुद, देखो आपको पता है, मैं खुद गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं खुद गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ। यहाँ से 7 किलोमीटर पैदल चल के पावटा मैंने पढ़ाई की है, कॉलेज भी हमने कोटपुली किया है। आप 2018 से पहले के विराटनगर पे जाइए एक बार। 2018 से मैं उस सवाल पे, उस जवाब पे नहीं आऊंगा, आप मेरी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे कॉलेज खुले हुए हैं। मैं इन कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ कहीं प्रोफेसर नहीं है, कहीं स्टाफ नहीं है, कहीं भवन नहीं है, कहीं कोई और चीज़ नहीं है। मैं कह रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी जैसी, जैसे दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं बनारस की बात कर रहा हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है अगर आप लोग चाहें तो। बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसके लिए सरकारों को अपना विजन तय करना पड़ेगा और ये दिल्ली गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी इन विजन पे काम करना पड़ेगा और आने वाले समय में ऐसी संस्थाओं को हमें डेवलप करना पड़ेगा। आप देखिए, किसी ज़माने में एक एम्स हुआ करता था दिल्ली में, आज जोधपुर में भी एम्स खुला है, ऋषिकेश में भी एम्स खुला है, बिहार में भी एम्स खुला है, कई स्टेटों में एम्स की ब्रांच खुली है। तो फायदा हुआ ना उसमें। पहले IIM कितने हुआ करते थे, IIT कितनी हुआ करती थी, आज हर स्टेट में एक एक IIT खुली है, लगभग हर स्टेट में IIM खुल रहे हैं। तो ये उसी और वर्ल्ड लेवल के खुले हैं। हमारी IIT का तो वर्ल्ड में नाम है, हमारे जो हिंदुस्तान के IITs हैं उनका तो वर्ल्ड में नाम है। तो राजस्थान में भी धीरे एम्स राजस्थान में खुला है, IIT भी राजस्थान में होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और
सरकारों ने धीरे धीरे प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। आज हमारे यहाँ देखिए आप, अमेठी यूनिवर्सिटी इतनी शानदार भाई यूनिवर्सिटी। साहब, उनमें पैसा देने के लिए भी तो सरकार कुछ करे ना। ये गरीब का बेटा, ये तो पायलट साहब ने आपको विधानसभा पहुंचा दिया, नहीं तो आप भी यहीं कहीं मैं तो यहीं पढ़ा हूँ भाई, मैं कौन नहीं सा पढ़े हो, लेकिन यहीं लगे हुए होते। हाँ, बिल्कुल आपके निश्चित बच्चे भी किसी ठीक स्कूल में नहीं जा पाते। बिल्कुल सच्चाई है बात, और इस बात पे सरकारों को इस काम दर्द को करना आप ही झेल सकते हो, सहन कर सकते हो और सोच सकते हो। बिल्कुल निश्चित रूप से सोच सकता हूँ, और देखा है, नज़दीकी से देखा है। शायद मैंने जो नज़दीकी से देखा होगा, हो सकता है राजस्थान विधानसभा में बहुत कम लोगों ने देखा होगा। हर चीज़ को नज़दीकी से देखा है, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और आप नौजवानों के हम लोगों को बात करें, नौजवानों को प्रोफेशनल कोर्स में जा कर के निश्चित रूप से काम करना चाहिए, और उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी संस्थाएं आनी चाहिए। इस बात के मैं फेवर में हूँ, और आने वाले समय में इस बात को ज़ोर से उठाने का काम भी करूँ। विधानसभा में उठाओगे ना इस बात को कि हर विधानसभा स्तर पे एक ऐसा स्कूल हो या ऐसा कॉलेज हो जिसमें कम से कम भी 500 सीटें हों। देखिए, पहली बार मैंने विराटनगर में, अब की बार मैं देवनारायण योजना के तहत 30 करोड़ का आवासीय विद्यालय लाया हूँ, जिसमें हमारी 280 बच्चियाँ पढ़ेंगी, जिनको हम फुल फैसिलिटी देंगे विथ हॉस्टल, उनका रहना, खाना, कपड़े लत्ते, जो भी सारा शानदार एजुकेशन कैंपस। अभी 32 बीघा ज़मीन अलॉट कराई है मैंने उसके लिए, और 30 करोड़ की लागत से हमारा स्कूल बनेगा हमारी बच्चियों के लिए। उसके अलावा 10-10 करोड़ की लागत से पावटा और पालड़ी में 2 बच्चियों के हॉस्टल बनवा रहा हूँ, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आवासीय हॉस्टल, जिसमें हमारे 200 बच्चियों का कैंपस बनेगा। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र की 800 के लगभग बच्चियों के लिए मैंने ये कैंपस तैयार किया, क्योंकि बच्चों को तो फिर भी आदमी दुख पाके थोड़ा परेशान होकर भी कहीं अच्छे स्कूलों में भेज देता है, लेकिन बच्चियों के लिए ये ग्रामीण परिवेश में बहुत कम जगह ऐसी सुविधाएं मिलती हैं। उन सुविधाओं को हम लोग डेवलप करने का काम पहली बार किया, पहले कुछ नहीं था यहाँ। अब आप देखेंगे छिंतोली में ज़मीन अलॉट करा दी मैंने, जल्दी इसका हम शिलान्यास भी करेंगे। लगभग 30 करोड़ की लागत आएगी उस स्कूल को बनाने में, जो कि अपने जयपुर जिले में शायद एक यहाँ शाहपुरा में है ऑलरेडी, उसके अलावा कहीं ऐसा संस्था नहीं है। तो उस दिशा में मैंने काम किया है, ताकि हमारे गरीब परिवारों के बच्चे, हमारे किसान की बेटियां भी अच्छी स्कूलिंग एजुकेशन प्राप्त करें। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और कर लेते हैं भाई कि जिस तरीके से काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन क्या रहेगा? देखिए, प्रदेश लेवल पे हमारी सरकार ने आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, गरीब को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी योजनाएं बनाई, आपने देखा भी होगा। हमने महंगाई से राहत देने का काम भी किया, हमने सिलेंडर सस्ता किया। जो बीजेपी की सरकार 50 रुपये सिलेंडर पे, 30 रुपये सिलेंडर पे बढ़ने पे हंगामा करते थे वहाँ दिल्ली में बैठ करके, आज 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया, वो बोलने को तैयार नहीं। आप डीजल पेट्रोल के हालात क्या हैं आप देख रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। आप बिजली के हालात क्या हैं वो आपको पता ही है। लेकिन पहली बार हमने 100 यूनिट आम आदमी के लिए बिजली फ्री की, हमने 1100 रुपये का सिलेंडर उज्ज्वला योजना वाले या बीपीएल के परिवार थे उनको 500 रुपये में देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और पहली बार राजस्थान की सरकार है जिसने आम गरीब को, आम व्यक्ति को, राजस्थान के व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का इलाज चिरंजीवी योजना में मुफ्त किया है। तो इतनी अच्छी हमारी स्कीमें है राजस्थान गवर्नमेंट की, और उम्मीद है कि आम आदमी को जिस तरीके से राहत देने का काम किया है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पे ऐतिहासिक काम किए हैं। जहाँ जितनी कॉलेजें आज़ादी के बाद से 2018 तक खुली, उससे 1.5 गुना कॉलेज हमने इस 5 साल में खोली। हर गांव में, हर पंचायत में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम किया है, आम आदमी को राहत देने का काम किया है। इन राहतों के बल पे हम सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। झगड़ा खत्म हो गया, हाथ भी मिल गए, समय आएगा तो दिल भी मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि इस लड़ाई का फायदा, जैसे पत्रकारों में बात होती है, एक बुद्धिजीवी वर्ग ये सोचता है कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ में झगड़ा करके कुछ समय के लिए तो बहुत कुछ खोया, लेकिन किसी बड़े पहलवान से लड़के उन्होंने जो राजनीतिक दावपेच खेले हैं, सीखे हैं, वो बड़े काम आएंगे जीवन भर उनके। क्या आपको भी लगता है कि इससे सचिन पायलट को राजनीतिक रूप से कुछ मुनाफा हुआ है, समझ बढ़ी है उनकी, और राजनीतिक कौशल में वो ज़्यादा अब आगे खुल के खेल सकते हैं वो? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, संघर्ष जो व्यक्ति करता है उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं यहाँ गांव से निकल करके गया, मैंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला जीवन में। सचिन पायलट साहब इतने बड़े लीडर हैं देश के, इस 5 साल में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया, उतार चढ़ाव, कई जीवन में जो उतार चढ़ाव नहीं देखे उस उतार चढ़ाव इस 5 साल में देखे। तो निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, और काफ़ी मजबूत परिपक्वता उनके अंदर आई है, और आने वाले समय में जो अनुभव उनको प्राप्त हुए उसका फ़ायदा भी उनको मिलेगा। तो धन्यवाद कहेंगे अशोक गहलोत को इस चीज़ के लिए कि ऐसा अनुभव दिया हमें।
नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। समय, परिस्थितियाँ, इक्वेशन पॉलिटिक्स में होती हैं। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसके तहत ये सब चीज़ें होती हैं, होके सब चीज़ें सेटल भी हो गई। ये सब समय परिस्थितियों का खेल है, इसमें कोई ना किसी को धन्यवाद है, ना किसी की बुराई है, ये सब समय परिस्थितियों का खेल। ये थे हमारे साथ में इंद्राज गुर्जर, विराटनगर से विधायक हैं। अक्सर पत्रकारों को लगता है कि नेताओं से कड़े सवाल पूछोगे तो वो आपको डांट देंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे। मैं कड़े सवाल भी पूछता हूं और मुस्कुराते हुए नेताजी जवाब भी देते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।